सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार का आगे का प्रकरण लड़कियां स्कूल जाने लगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आज से 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। तो जैसे आजकल है, ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से भी बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं और फिर वे थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं। फिर वो लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी जाती हैं और कई तरह की नौकरियां करती हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले भारत के जो हालात हैं बिल्कुल ही अलग थे। उस समय भारत के अंदर कई कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, छुआछूत आदि। तो देश के कुछ भागों में उस समय विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। तो इस तरह से या तो वो अपनी मर्जी से या उन्हें जोर ज़बरदस्ती के द्वारा जिंदा ही जला दिया जाता था और उन्हें सती कहते थे। सती कहकर उनका महिमा मंडन किया जाता था। और स्त्री और पुरुषों के बीच में ही ऐसा फ़र्क नहीं था। उस समय भारतीय समाज में कई जातियों के अंदर भी भेदभाव होता था। ऊंची समझी जाने वाली जातियां नीचे खड़े पायदान पर जो जाति खड़ी होती थी, जिसे अछूत मानते थे, उनके साथ भी वो भेदभाव करते थे। तो इस तरह से 19वीं और 20वीं सदी के दौरान बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए और धीरे धीरे इन शहरों में, नए शहरों में धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच में चर्चाएं होती थी और ये चर्चाएं सामाजिक परिवर्तन के इन आंदोलनों से जुड़ी होती थी। तो ऐसे ही एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। ये देश के अंदर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे और इसीलिए इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, क्योंकि जो वो ये चाहते थे कि विधवाओं की ज़िंदगी में वो बदलाव आए। तो उन्होंने, इनके विचारों से कई अंग्रेज अफसर भी हैं वो सहमत हुए और इसी कारण से 1829 के अंदर सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। ऐसे ही एक और थे हमारे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने जो समाज में कुप्रथा थी कि विधवाओं को सती कर दिया जाता था, तो इसी के चक्कर में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और कई अंग्रेज अफसर हैं वो भी इनके विचारों से सहमत हुए और इन्हीं के कारण 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून बनाया गया। और इस तरह से जो ये आंदोलन चल रहा था विधवा विवाह के पक्ष में, ये आंदोलन देश के कई भागों में फैला और इन्हीं का समर्थन किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे और ये उत्तरी भारत के अंदर इनका काफ़ी प्रचार प्रसार था। फिर आज हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, ये हैं जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था और इन्हीं के बदौलत है 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून बनाया गया था। तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ कि लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं धीरे धीरे। तो बहुत सारे सुधारकों को ये लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। तो कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को ये डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में क्या था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे और उन्हें सिर्फ घर का काम ही करना होता था। तो उन्हें ये डर था कि घर का काम कौन करेगा। तो स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी और उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। और फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा।
तो कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक में आपने राससुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? देखो, हमने कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक में एक राससुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था कि वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए की टिमातीलों में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। आज से लगभग 200 साल पहले यानी 1800 में उनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था और 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी थी, यानी एक पुस्तक लिखी थी, आमार जीवन। और अपनी आत्मकथा लिखने वाली एक पहली महिला थी। और ये उस समय की बात है जब भारत के अंदर ये समझा जाता था कि अगर लड़की पढ़ती लिखती है तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, उसका पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। तो इस तरह की सोच थी हमारे भारत में। तो ऐसी सोच होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद खुद ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा था। दिन रात ये काम करती रहती थी और दिन में भी आराम नहीं मिलता था और रात को चोरी चोरी इन्होंने पढ़ना सीखा। जब इनका बेटा पढ़ता था तब उनके बेटे के जो वो ताड़पत्र होते हैं उन पर वो अक्षर लिखते थे और उन अक्षरों के पन्नों को चुरा कर छुप छुप कर रात को वो पढ़ती थी और इस तरह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई जारी रखी थी अपनी। इसके बाद देखो कि ये नीचे एक चित्र देखिए कि हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं ये सारी। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर ये माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कियों को दी जा रही थी। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी और उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। तो इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। इसके आगे देखिए कि महिलाओं के बारे में महिलाएं ही लिखने लगी, यानी जब महिलाएं पढ़ने लगी तो उस समय भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो इन महिलाओं के बारे में खुद महिलाएं ही लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। यानी धर्म कोई भी हो, हिंदू या मुस्लिम, सभी धर्मों की महिलाओं ने इन महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखो, इनके बारे में भी हमने कक्षा 7 में ही पढ़ा था कि ये एक धनी परिवार में पैदा हुई थी और इन्हें उर्दू और पढ़ना और लिखना तो आता था, लेकिन इनकी इच्छा थी कि वो बंगला भाषा और अंग्रेज़ी भाषा सीखे और इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ने से रोक दिया गया क्योंकि उस समय हमारे भारत में अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था क्योंकि वो जो अंग्रेज़ी भाषा है वो नए विचार रखती थी। तो लोगों को ये लगता था कि अंग्रेज़ी भाषा लड़कियों के लिए ठीक नहीं है और इसीलिए उस समय भारत के अंदर अंग्रेज़ी है वो लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। लेकिन रुकैया ने फिर भी अपने बड़े भाई और बहन की मदद से बांग्ला भाषा और अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ना लिखना सीखा और आगे जाकर के वो एक महान लेखिका बनी और 1910 के अंदर उन्होंने कलकत्ता के अंदर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और ये स्कूल आज भी कार्य कर रहा है। तो जो ये बेगम थी वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी
और इनका ये मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक यानी डॉक्टर और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। तो देखो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, और इसमें इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो सामाजिक अंतर था उसकी आलोचना की। तो देखो, यहाँ एक उन्हीं की पुस्तक का अंश दिया भी गया है कि जब औरत का पति मर जाता है तो अपनी पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें यानी पुरुष को तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हैं, और तुम यानी कि पुरुष, तुम और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। यानी महिलाएं तो शायद लोहे की है और पुरुष है वो सोने के हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है, तो मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हर्ष होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी विवाह आव भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता क्योंकि उसे अशुभ माना जाता है। तो देखो, इस तरह से ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री और पुरुष तुलना, इस पुस्तक में समाज के अंदर स्त्रियों और पुरुषों की तुलना के ऊपर जो अंतर था उसके ऊपर उन्होंने लिखा। इसके बाद देखो आगे, ऐसी ही एक और महिला हैं पंडिता रमाबाई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का ये मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग हैं वो काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को अब ये लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। इसके बाद आगे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया और 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन भी किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका ये आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यानी कि आज़ादी के बाद उन्हें उनके सारे अधिकार दिए जाएंगे, तब तक आप अपनी जो शक्ति है वो इन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है स्वतंत्रता आंदोलन का, आप उनमें अपनी शक्ति को लगाएं। इस तरह से
देखिए कि भारतीय समाज में कितना कुछ चल रहा था। तो देखो, हमने कई समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा। तो उनमें से कुछ समाज सुधारक ऐसे भी थे कि जो इस जातिगत व्यवस्था का, छुआछूत का, जो जातिगत भेदभाव है, उनमें भी सुधार करना चाहते थे। तो आगे की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।